मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को कुछ हटकर करने का शौक चढ़ा है, अखबारों की सुर्खियां बटोरने के लिए काम कर रहे हैं। पंजाबी सिंगर की 2-3 दिन पहले ही सुरक्षा वापस ली गई थी, जबकि उन्हें पहले ही धमकियां मिलना शुरू हो गया था और किसे किस तरह की सुरक्षा मिलनी चाहिए उसे परिस्थितियों के आधार पर दी जानी चाहिए। राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए पंजाब की सरकार ऐसा करती है। पंजाब में जो खाली में सरकार बनी है वो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में खालिस्तान के नारे लिखे गए थे। हिमाचल प्रदेश से 3 दिन में ऐसा करने वाले उठा लिए गए, लेकिन पंजाब सरकार में खालिस्तान के नारे लगाने वालों पर कार्रवाई नहीं होती। आम आदमी पार्टी की सरकार ना तो पंजाब के हित में है और ना ही देश के हित में। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है पिछले कल को, और इस घटना की हम निंदा भी करते हैं और इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन विचित्र बात हमारे सामने इस प्रकार की है कि एक अलग तरह का शौक कुछ लोगों को चढ़ा है, कुछ नेताओं को चढ़ा है, कुछ हट करके करना, नया करना। शायद 1 दिन या 2 दिन पहले ही उनकी सुरक्षा वापस ली गई, और जो सुरक्षा वापस ली गई वो एक राजनीतिक निर्णय एक तरह का मुझे लगता है, जबकि सुरक्षा किसको कितनी मिलनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, कितनी वापस लेनी चाहिए, ये इसके लिए सेट पैरामीटर्स हैं कि उस व्यक्ति को सिक्योरिटी थ्रेट्स का लेवल क्या है, और इसके लिए एक कमेटी जो है वो निर्धारित करती है कि किस व्यक्ति को किस स्तर की सुरक्षा देने की जरूरत है। इसको पॉलिटिकल डिसीजन के रूप में नहीं लेना चाहिए कभी भी, लेकिन अखबार में खबर बने, पूरे देश भर में खबर बने कि हमने ये कर लिया, मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं है। और जिस तरह से कल इस घटना को अंजाम कुछ लोगों ने दिया है, AK-47 लोगों के हाथों में, और एक नहीं कई लोग उसमें दिवतारे, लगभग 30 से 40 राउंड गोली के वहां पर चले, और ये घटनाओं का क्रम आप देखिए, ये किस प्रकार से बहुत तेजी से घटित हो रहा है पंजाब में। और जो सरकार, मैं इतना कहना चाह रहा हूं, जो सरकार वहां पर हाल ही में बनी है वो बातें बहुत ऊंची ऊंची करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से चीजों को समझने की आवश्यकता है। पंजाब के लोग हमारे हिमाचल प्रदेश में खालिस्तान का झंडा फहरा करके चले गए थे, लेकिन हम उनको वो तीसरे दिन, हम उनको एक को तीसरे दिन, एक को हमको 2 दिन और लगे, 5 दिन के अंदर हम उनको उठा करके ले आए। पंजाब में एक जगह नहीं, अनेक जगह खालिस्तान के झंडे लग गए, अनेक जगह वहां पर खालिस्तान के नारे लगे, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसका अभिप्राय क्या है कि वहां की सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहती है। अभी 2 महीने की सरकार में AK-47 लोगों के हाथों तक कैसे पहुंच रही है। और यहां प्रधानमंत्री जी का मेरे को वो घटनाक्रम स्मरण आता है जब वो वहां पर रैली करने के लिए आए थे 5 जनवरी को, जहां उनके काफिले को रोक दिया गया, और उस वक्त उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट जब पहुंचे थे तब जाकर के कहा था, उनके एक मंत्री के पास शायद ये कहा था कि अपने मुख्यमंत्री को का धन्यवाद करना कि मैं सुरक्षित वापिस जा रहा हूं। जब देश का प्रधानमंत्री वहां पर की सुरक्षा को इतने हल्के में लिया जाता है, 2 महीने की सरकार में मंत्रिमंडल में मंत्री को बर्खास्त करना पड़ रहा भ्रष्टाचार केस में। अगर 2 महीने के इसमें जो भ्रष्टाचार में मंत्री आता तो उसकी पृष्ठभूमि उनको जानकारी नहीं थी क्या। तो ऐसे में जो घटनाक्रम घटित हो रहा है लगातार पिछले कुछ अरसे से,
ये नई सरकार जो पंजाब में बनी है, ये देश के हित में नहीं है, पंजाब के हित में तो बिल्कुल ही नहीं है। पीएम मोदी की रैली को लेकर बीते दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों के घरों में जाकर निमंत्रण दिया था और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के घर हॉली लॉज में भी सांसद प्रतिभा सिंह को रैली में आने के लिए आमंत्रित किया था, जिस पर प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री पद की गरिमा गिराने के आरोप लगाए थे। तो वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उसके बाद मुख्यमंत्री बना हूं। पार्टी की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के तहत ये तय किया गया था कि सभी नेता लोगों के घरों में जाकर प्रधानमंत्री की रैली के लिए आमंत्रित करेंगे और सभी बड़े नेता, प्रभारी, सह प्रभारी सहित मंत्री लोगों के घरों में जाकर लोगों को निमंत्रण देने गए हैं और पार्टी के कार्यक्रम के नाते और पार्टी की ओर से जो भूमिका दी गई थी तो वह लोगों के घरों में जाकर निमंत्रण देने गए और साधारण कार्यकर्ता होने के नाते अपना फर्ज निभाया है। उन्होंने कहा कि क्या मुख्यमंत्री सामान्य लोगों के घरों में नहीं जा सकता है? उनकी सोच यह रही होगी, वे अलग परिवेश के लोग हैं। मैं साधारण परिवार से हूं और साधारण परिवार से रिश्ता जिंदगी भर का है और आगे भी रहेगा। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे और लोकतंत्र में साधारण व्यक्ति की ही भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निमंत्रण देने के लिए हम कल कुछ घरों में जा रहे थे तो उनका घर भी बीच में आ गया, तो वहां पर मिले, गेट के पास मिले, तो हमने कहा कि आप भी कार्यक्रम में आइए। हमने निमंत्रण दिया है, सभी विधायकों को भी दिया है, कांग्रेस के भी दिया है और सांसदों को भी दिया है। तो सांसदों में से वो भी एक सांसद के नाते कार्यक्रम का हिस्सा बन सकती हैं। पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुख्यमंत्री बाद में बना। पार्टी की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हम सब लोगों ने तय किया कि हम सब लोग कुछ जगह, कुछ घरों में जाकर के थोड़ी देर के लिए व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देने के लिए भी जाएंगे। सभी हमारे पार्टी के नेता गए हैं, हमारे प्रभारी जी गए हैं, हमारे सुरेश भारद्वाज जी गए हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी भी गए। और एक कार्यकर्ता के नाते, क्योंकि हमेशा मुख्यमंत्री का ये इसको जोड़ना ये उचित नहीं है, कार्यकर्ता है पहले, और मैं समझता हूं कि कार्यकर्ता के नाते मेरे को जो पार्टी की ओर से भूमिका दी गई थी उस भूमिका को निभाने के लिए मैं अपना काम कर रहा था और मुझे इसमें कतई भी नहीं लगता है कि किसी की गरिमा को मेरी गरिमा को ठेस पहुंचा। मेरा यह सौभाग्य है कि पार्टी के कार्यकर्ता के नाते इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मुझे भी जो है वो लोगों के बीच में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डिग्निटी कहीं भी डाउन नहीं होती है, नीचे नहीं होती है। मैंने कहा कि एक साधारण पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैंने एक फर्ज निभाया है जो पार्टी ने तय किया था। और दूसरी बात, क्या मुख्यमंत्री सभी के घरों में, सामान्य कार्यकर्ता सामान्य लोगों के घर में नहीं जा सकता है? ये सोच उनकी रही होगी, क्योंकि वो अलग परिवेश के लोग हैं, हम तो साधारण परिवार के लोग हैं और साधारण परिवार के साथ अपना रिश्ता जो है वो जिंदगी भर का रिश्ता है और सदैव रहेगा और इसको और मजबूत करने के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे। और लोकतंत्र में साधारण व्यक्ति की ही भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हॉली लॉज में निमंत्रण पत्र देने पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह द्वारा दी गई टिप्पणियों को सुनकर काफी दुख हुआ है। भाजपा एक ऐसी संस्कृति का पालन करती है जो पार्टी लाइन से ऊपर है और प्रधानमंत्री के समारोह के लिए किसी विपक्षी दल के अध्यक्ष को आमंत्रित करना हमारे लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय अखंडता में विश्वास करते हैं जबकि कांग्रेस समाज के विभाजन में विश्वास करती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सच्चे भाजपा कार्यकर्ता हैं और भाजपा की विचारधारा का पालन करते हैं। जयराम एक कार्यकर्ता थे, फिर विधायक, मंत्री और अब एक मुख्यमंत्री और उन्हें पता है कि एक सच्चा कार्यकर्ता क्या है। खन्ना ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में रानी की तरह काम करने की प्रवृत्ति है। वे एक आम आदमी के बारे में क्या जानते हैं? ऐसा लगता है कि कांग्रेस अभी भी रजवाड़ा शाही के पुराने जमाने और परंपरा से उभर नहीं पाई है।
और वे आम जनता से दूर रहना चाहती हैं। केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला आ रहे हैं और यहां रिज मैदान पर रैली को संबोधित करेंगे। उनके इस दौरे से प्रदेश की जनता को काफी उम्मीदें भी लगी हुई हैं। तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी से आर्थिक पैकेज घोषणा करने की मांग कर रहा है। कांग्रेस के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री के हिमाचल आने पर स्वागत किया, साथ ही हिमाचल के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले मनाली और धर्मशाला आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश के लिए कोई बड़ी घोषणा उन्होंने नहीं की है। उन्होंने कहा कि देश में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए काफी सौगातें दी थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला आ रहे हैं तो हिमाचल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए विशेष पैकेज की घोषणा करें। इसके अलावा बागवानों को भी राहत देने के लिए सेब पर आयात शुल्क बढ़ाया जाए। विक्रमादित्य ने कहा कि ओलावृष्टि से पहले ही बागवानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशों से सेब आने से प्रदेश के बागवानों को सेब का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। ऐसे में सरकार आयात शुल्क को बढ़ाए ताकि प्रदेश के बागवानों को सेब का अच्छा मूल्य मिल सके। सरकार ने पहले ही खाद सहित अन्य दवाइयों पर सब्सिडी पहले ही खत्म कर दी है। दूसरी ओर ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान का भी समय पर मुआवजा नहीं मिल पाता। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश के किसान बागवानों के हितों को ध्यान में रखना होगा। और प्रधानमंत्री जी हिमाचल आ रहे हैं, उनका हम दिल की गहराइयों से स्वागत भी करते हैं, उनका मान सम्मान भी करते हैं। बेशक वो हमारी विचारधारा से नहीं है, मगर क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है इसलिए उनका स्वागत करना हमारा दायित्व बनता है। मगर हम यही प्रयास करेंगे, यही निवेदन करेंगे उनसे कि वो कुछ हिमाचल प्रदेश को देकर भी जाए, क्योंकि जितनी बारी भी अभी तक वो हिमाचल आए हैं, चाहे वो कुल्लू मनाली आए जब वो अटल टनल का उद्घाटन करने के लिए, उसके पहले धर्मशाला में आए, तो कोई भी वित्तीय पैकेज उन्होंने हिमाचल प्रदेश को जो है वो नहीं दिया है। जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल आया करते थे तो करोड़ों के जो है वो पैकेज हिमाचल प्रदेश को देकर जाते थे। तो यही हमारा निवेदन रहेगा कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति को मद्देनज़र रखते हुए खास करके हमारे बागवानों और किसानों के लिए कोई आर्थिक पैकेज वो हिमाचल प्रदेश के लिए देंगे तो हम उनका दिल की गहराइयों से जो है वो स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। तो आ भी शिमला रहे हैं। शिमला जो है वो एप्पल इकोनॉमी का गढ़ है, शिमला ज़िला खास करके, तो निश्चित तौर से उनको कुछ ना कुछ जो है वो राहत हिमाचल प्रदेश के बागवानों और किसानों को देनी चाहिए। एप्पल ग्रोइंग इकोनॉमी है हिमाचल प्रदेश इस इलाके की, चाहे वो हमारा MSP की बात है, चाहे वो जो है इंपोर्ट की सब्सिडी, इंपोर्ट को पे ड्यूटी बढ़ाने की बात है। हर चीज़ पे उनको कार्य करना चाहिए और उसमें जो कमी पेशियाँ रही है उसमें आने वाले समय में उनको इसके ऊपर कार्य करना चाहिए। चाहे वो ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, चाहे आपके पेटियों के दाम बढ़ रहे हैं, आपकी जो खाद उत्पादन है आज उस पर जो सब्सिडी पहले मिलती थी वो अब बंद हो चुकी है, दवाइयों पे सब्सिडी मिल रही थी वो कम हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारे बागवान और किसान है, जिसके लिए ये सरकार जो है लिप सर्विस से ज़्यादा महर औपचारिकताओं से ज़्यादा और कुछ नहीं कर रही है। टन है उनको इतने ऐतिहासिक कार्य अगर नहीं दिख रहे हैं, 3 ITI डिग्री कॉलेजेस, सबसे बड़ी पेयजल योजना हिमाचल प्रदेश की, अगर वो नहीं दिखाई दे रहा है तो हम उनके लिए जो है हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको अपना जो है आंखों का इलाज कराने की आवश्यकता है। और आज भी हमने आंकड़े सहित ये बातें कही है कि शिमला ग्रामीण में पिछले 4.5 साल में हमने कुल मिलाकर करीबन 90 करोड़ रुपए के विकास कार्य, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे हमने खुद किए हैं, उसमें सरकार से भी हमने समर्थन मांगा है, चाहे वो विधायक प्राथमिकता के माध्यम से है, चाहे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से है, चाहे और स्कीम्स के माध्यम से है। हमने समय समय पर मांगे सरकार के समक्ष रखी है, विधानसभा में रखी है और इन कार्यों को हम करवाने में सफल हुए हैं। इसका पूरा लेखा जोखा हम आने वाले समय में जनता के बीच में लेकर जाएंगे और आखिरी निर्णय जो है वो प्रदेश की और क्षेत्र की जनता ने लेना है कि किसका उन्हें काम पसंद आया है और किसको वो भविष्य में अपने क्षेत्र का नेतृत्व की जिम्मेवारी सौंपना चाहते हैं।
पीएम मोदी के शिमला दौरे को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तैयारियों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 31 मई यानी कल शिमला में बीजेपी की तरफ से गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में कई प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे। देश भर के लगभग सभी जिला में कार्यक्रम आयोजित होंगे। केंद्र सरकार की मुख्य 16 योजनाओं के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद भी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी देश भर के लोगों को शिमला के रिज मैदान से संबोधित करेंगे। दावा ये भी किया गया है कि इस कार्यक्रम में लगभग 17 लाख लोग हिस्सा लेंगे। 11 जिलों के लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और उन 11 जिलों के मंत्री भी इस कार्यक्रम में गवाह बनेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी लगभग आधा घंटा लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। इन योजनाओं से करीब 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि वो भी हिमाचल आते हैं और हिमाचल से उनका लगाव बखूबी झलकता है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उनका हिमाचल के प्रति इस तरह का सहयोग है जो कि गर्व की बात है। है कि ये कार्यक्रम कल का जो आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के तुरंत कुछ दिनों बाद फिर से प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी शिमला होने वाला, जो चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस 16 और 17 तारीख को होने वाली है धर्मशाला में। उसमें फिर से प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आने वाले हैं। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल के साथ प्रधानमंत्री जी का एक बहुत भावनात्मक एक रिश्ता है वर्षों का, और इसलिए सदैव वो जब भी हिमाचल प्रदेश आते हैं इस बात का जिक्र करते हैं कि जब भी मैं हिमाचल आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर आया हूं। और ये शब्दों तक ही सीमित नहीं है, उनके व्यवहार में भी। और उस दृष्टि से मैं हिमाचल प्रदेश के लिए उनके हर तरह के सहयोग, चाहे हिमाचल के लिए एम्स का देना एक बहुत बड़ी देन है उनकी तरफ से, हिमाचल प्रदेश में अटल टनल रोहतांग का निर्माण पूरा होना और बहुत तेज गति से उसका कार्य पूर्ण होना, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका योगदान रहा है। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के लिए हमारे टूरिज्म के सेक्टर में विशेष तौर से एडीबी के प्रोजेक्ट को स्वीकृति देना, जो रुक गया था एक वक्त कोविड के कारण 2100 करोड़ रुपए का, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेशल असिस्टेंस सेंटर की ओर से जो 800 करोड़ रुपए हमको मदद के रूप में मिला, और उसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और हर तरह के सहयोग के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और कल के इस कार्यक्रम की छोटी सी रूपरेखा मैंने आपके समक्ष रखी। प्रधानमंत्री जी 10:50 पर शिमला के रिज के मैदान में पहुंचेंगे, और उसके पश्चात जो कार्यक्रम की रूपरेखा मैंने आपके समक्ष बताई है उस कार्यक्रम को यहाँ पर करेंगे। सोलन शहर के बाईपास में सोलन फिलिंग स्टेशन के नाम से पेट्रोल पंप पर दिन के करीब 12:30 बजे एक चोर आया और 73,810 रुपए पेट्रोल पंप के गल्ले से लेकर फुर हो गए। जिस समय चोर ने इस वारदात को अंजाम दिया, वो उस समय पेट्रोल पंप का स्टाफ लंच करने के लिए गया था। जब वो लंच करके वापस लौटे तो उन्होंने गले में देखा तो पैसे नहीं थे। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया और पाया गया कि चोरों ने पैसों को चुरा लिया है। तो वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं सोलन फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप के मालिक अमित शर्मा ने इस बारे में पुलिस को सूचना दे दी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अमित शर्मा ने कहा कि दिन के समय जब उनका स्टाफ खाना खाने के लिए गया हुआ था तो उस समय एक व्यक्ति वहां पर आया और उसने गले से पैसे चुरा लिए। उन्होंने बताया कि रविवार होने के चलते गाड़ियों का रश कम था। ऐसे में कर्मचारी कुछ आराम कर रहे थे और कुछ खाना खाने के लिए गए थे। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर चोर ने गले पर अपना हाथ साफ कर लिया। शिमला ग्रामीण विधानसभा में क्रिकेट का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स कल्चर एंड एनवायरनमेंट एसोसिएशन की ओर से क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें शिमला ग्रामीण की 257 क्रिकेट टीमें भाग ले रही हैं।
एसोसिएशन के महासचिव और शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने रविवार को सुन्नी में इस क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने टीमों को क्रिकेट किटें भी वितरित की। साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने युवाओं को नशे से दूर रहने और नशे के खिलाफ लड़ने को लेकर भी शपथ दिलाई। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार 3 लाख, द्वितीय पुरस्कार 2 लाख और इसके अलावा कई अन्य पुरस्कार भी रखे गए हैं। आज हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से चिट्टा का प्रचलन बढ़ते जा रहा है, ड्रग्स का प्रचलन बढ़ते जा रहा है, केमिकल ड्रग्स जो इंजेक्शन के माध्यम से कई यूथ लेते हैं, उनके ऊपर लगाया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके खिलाफ हम सबको लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने शिमला ग्रामीण में, जहाँ से मैं विधायक भी हूँ, यहाँ पे हमने ये टूर्नामेंट करने का निर्णय किया है और पहले भी हम इस टूर्नामेंट को करते आए हैं। सफल टूर्नामेंट्स पहले भी हुए हैं। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से ये टूर्नामेंट नहीं हो पाए, मगर इस बारी मुझे खुशी है कि भारी संख्या में करीबन 256 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। करीबन 3,500 के लगभग युवा इस टूर्नामेंट में सीधे भाग ले रहे हैं। उनको आज हमने यहाँ पे वो ओथ भी दिलवाई है, शपथ दिलवाई है कि आपने नशे का प्रचलन उसको रोकने में अपना योगदान देना है। और मुझे विश्वास है कि ये जो शपथ आज दिलवाई है, ये मात्र औपचारिकता नहीं रहेगी, इसको ये आने वाले समय में इम्प्लीमेंट भी करेंगे और हम यहाँ पे युवाओं को आने वाले समय में रोज़गार के नए साधन पैदा करने के लिए भी पूरा प्रयास करेंगे। मैंने अभी यहाँ पे कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम यहाँ पे सुन्नी के अंदर एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट शिविर का आयोजन यहाँ पे करेंगे और जितने भी मल्टीनेशनल्स हिमाचल प्रदेश के अंदर है, चाहे वो बद्दी में है, चाहे काला आम में है, ऊना में है, उनके हम यहाँ पे स्टॉल कंपनियों के लगवाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि 3 ITI आज शिमला ग्रामीण के अंदर कार्यरत है। आने वाले समय में पॉलीटेक्निक भी हमने बसंतपुर के अंदर खोलना है। यहाँ पे हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिलवाने का प्रयास करेंगे और उसमें हम जो भी खास करके, क्योंकि आज युवाओं का कार्यक्रम है इसलिए और कोई बात नहीं करूँगा, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम समय समय पर प्रयास करते रहेंगे। प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा नजदीक आते हैं, वैसे ही भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो जाता है। हमीरपुर जिला के गलोड़ कस्बे पहुंचे कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष व नादौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जुबानी हमला बोला है। जी हां, सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि भाजपा अपने दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों का सम्मान नहीं कर रही है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री के द्वारा कांग्रेस संगठन में 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में हमीरपुर दौरे के दौरान कहा था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। तब उन्होंने ये बयान दिया, जो पार्टी अपने प्रदेश अपने पूर्व मुख्यमंत्री का सम्मान न करती हो, उसे दूसरी पार्टी पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। अभी शांता कुमार जी ने बोल दिया, मैंने तो नहीं कहा शांता कुमार जी आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री है। कहा कि पेपर लीक माफिया इस राज्य की सरकार भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार पर बहुत बड़ा काला धब्बा है। अब उनके मुख्यमंत्री पूछ रहे कि ये काला धब्बा कर धोएंगे कब आप? तो ये इस प्रकार की सरकार इस प्रदेश में आई है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे राज्य के मुद्दे, उनके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। हम सत्ता परिवर्तन के लिए सत्ता नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमें सत्ता में बढ़ा दीजिए, हमारे आगे 10 गनमैन हो, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो। हम सत्ता इसलिए चाहते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। हम गरीब की आवाज बनकर उसका दुख बांटना चाहते हैं। हम महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं। हम बुजुर्गों का सम्मान करना चाहते हैं। हम युवाओं को देने के लिए युवा रोजगार नीति लेकर आना चाहते हैं।